जैसे गुस्से में भी किसी को हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, चेहरा लाल हो रहा होता है या आंखें ऐसी बड़ी बड़ी नजर आ रही होती हैं। ब्लड प्रेशर गुस्से से या स्ट्रेस से बढ़ता है, क्या ये सब लोग यकीन करते हैं इस बात पे? क्यों नहीं करते? होता है भाई, होता है। साइकोसोमैटिक तो ओवरऑल। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो रेज होता है जब आप टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, गुस्से में होते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। ठीक है, जब आपका स्ट्रेस बेसिकली क्या करता है, कोर्टिसोल को रिलीज करता है बॉडी से, एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो बॉडी में समझे कि फैल जाता है स्ट्रेस। आपका ब्लड प्रेशर गया ऊपर, ब्लड प्रेशर जब ऊपर जाता है वो ब्लड को थिक करना शुरू कर देता है। ब्लड के थिक होने से कितना कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं अपनी बीमारी बता दूं, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक भी होता है, यस, मेनी डिजीज। आपने कहा हम दिल की बीमारी किसी को बता नहीं सकते, आपने कहा था दिल की जो बीमारी होती है वो बताते नहीं है, दिल की बात जो है। हाँ, नहीं बताते हैं ना लोग, नहीं मैं तो बताती हूँ, मैं तो बताती हूँ। थोड़ी देर पहले वो एक शो था डॉग न्यूज़ में, तो वहाँ पर पूरी मेरा इंटरव्यू था स्ट्रोक के बारे में, तो मैं बताती हूँ। छुपाने की कोई बात नहीं होती, बल्कि हम अगर बीमारियाँ या उनके डिस्कशन करते हैं ना, तो मुझे आपसे कुछ पता चल जाएगा, आपको मुझसे कुछ पता चल जाएगा, तो ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन स्ट्रोक और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं उनका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपका वैसे ही कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, डायबिटीज़ है, वो है डायबिटीज़ है आपको, तो ये भी रीजंस हैं। लेकिन इनके साथ स्ट्रेस इटसेल्फ हर बीमारी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। जी, एनीथिंग एल्स? ओके, मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था। Well, what is the difference between this schizophrenia and mental disorder? Schizophrenia. हाँ, schizophrenia और mental disorder. Mental disorder. Mental disorder. मेंटल डिसऑर्डर है। हाँ। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया, आपने कभी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को देखा है? हाँ? हाँ, क्या सिम्टम्स, आपको नजर क्या है, मुझे बताइए। They will become anytime emotional and unpredictable, और कुछ भी कर देते हैं। Bipolar. Bipolar, yes. बाइपोलर डायरेक्टली उसमें नहीं है, हो सकता है लेकिन होता नहीं। जी। And उनका ये है कि जो है ना कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि आपके सामने बैठे हैं and you don't know कि what he is going to say to you or what action he is going to take to you. Multiple personality हो आपको जाता है। बिल्कुल पता नहीं होता। अच्छा, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिया का भी मैं आपको बताऊंगी। आई हैव अ क्लाइंट, मैं मेरे पेशेंट्स नहीं कहती, क्लाइंट्स कहती हूँ, जो मेरे पास आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया उनको, ठीक है, काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो लड़का जॉब भी करता है, ठीक है, और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उस ज़िंदगी को आप एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो नॉर्मल एज अ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है। जब आप इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, सॉरी मैंने साइकोलॉजिस्ट कह दिया, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट आपका नफ्सियात का तो एनालिसिस करेगा, उसके साथ आपको मेडिसिन देगा, क्योंकि इसमें मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं हो सकता है। मेडिसिन होंगी, उसके साथ साथ थेरेपी होगी, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड काम करेंगी इसमें। अच्छा, इसमें इट इज़ अ मेंटल इलनेस, डेफिनेटली इट इज़ अ मेंटल इलनेस। अच्छा, इसमें भी एक फैक्टर ये है, बाकी फैक्टर्स जो जीन्स वगैरह से आता है वो है, ब्रेन में डिस्ट्रप्शन होता है उस वजह से होता है। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो बच्चा जब वूम में था, माँ की कोख में था, तो उस टाइम स्ट्रेस लेवल माँ का क्या था, माँ का जो सोचने की अप्रोच थी वो क्या थी, उस टाइम को ऐसा चैलेंज चल रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही थी, बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, वो मेंटल स्टेट बहुत हद तक ट्रांसफर होती है और ब्रेन में डिस्ट्रप्शन पैदा होता है। क्या ये जेनेटिकली भी होता है कि if your father हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं किसी में आ सकता है। जी। ये स्लीपलेसनेस की वजह से स्टार्ट होता है शिज़ोफ्रेनिया? नहीं, नो, स्लीपलेसनेस की वजह से नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपकी बात का मैं कनेक्शन बनाती हूँ। स्लीपलेसनेस की वजह से नहीं होता है, लेकिन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है
उसके अंदर स्लीपलेसनेस होगी, उसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होगा। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त, आपको पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में हर वक्त पेशेंट को ये फील हो रहा होता है कि कोई उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से हमला करेगा, अटैक करेगा किसी ना किसी तरीके से। वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं कोई भी बात करने से पहले। लाइक मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ जिनको ये है, उनके साथ बॉन्ड बनने में बहुत टाइम लगा। जब मैं उनसे बात पूछती थी, ज़ाहिर है मैं बात करूँगी तो बात आगे बढ़ेगी ना, तो मैंने एक दिन अपने एक क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा कि अपने फादर की कोई बात कर रहा था, अपनी पूरी उसने मुझे बात बताई फादर के साथ जो भी उसका वो हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? तो मुझे कहता व्हाई आर यू आस्किंग? आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कहा नो आई एम आस्किंग जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो सोच रहा है कि ये क्यों पूछ रही है मुझसे। फिर मेरा अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हर क्लाइंट को मैं देती हूँ, क्योंकि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स आते हैं ना, वो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं। लाइक घर का एड्रेस नहीं लिखेंगे, फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे, मतलब अपना तो उनका ऑलरेडी हमारे पास होता है, लेकिन जिनसे वो बिलोंग करते हैं, फैमिली का या कुछ भी हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं, वो नहीं लिखते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अस। ओवर द टाइम ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ये चीज़ उनको शदीद परेशान रखती है। इवन देयर आर पेशेंट्स जिनको मैंने खुद, जो मेरे पास एज क्लाइंट्स आते रहे हैं, कि लाइक सुबह उठकर अगर नाश्ता बनाना है, वन ऑफ माई पेशेंट्स व्हाट ही डज, कि ग्लव्स पहनकर वो ब्रेड खोलता है। तो उसको ये है कि मैं हाथ से खोलूंगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन ब्रेड का और मेरे हाथ का होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर पूछे ना कि क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ हो जाएगा। थोड़ा सर्कला चाहिए। Yes, ये हमारी सोसाइटी में बड़ा वो है कि जो है ना, हम मरीज को समझते हैं कि इस पे कोई जिन का असर हो गया है, ये इसलिए भी फिर उसको जो है ना वो किसी पीर के पास ले जाते हैं या दगाओं पे ले जाते हैं। तो ये भी जो है एक बड़ा एक रिलेटिव से आपके आज के सब्जेक्ट से कि जो है जी उसमें अच्छा जी देखिए अगेन बात पता क्या है कि इसको भी मैं उस तरह से नहीं कहती हूँ, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हों जो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं उनको बताऊँ कि ये चीज़ें होती हैं और ये किताबों में लिखी है, इसमें जिन्नात का कुछ नहीं है। उनको ये लगता है क्योंकि वो हर वक्त डर रहे होते हैं ना, हर वक्त डर रहे होते हैं। लाइक आई हैव अ फीमेल क्लाइंट, वो क्या करती है कि उसके रूम में अगर सफाई करने के लिए मासी एंटर हुई है तो वो कहेगी कि मेरे बेड को टच नहीं करना है, और उसने अपने घर में वो होता है ना लंबी स्टिक और आगे झाड़ू का वो लगा होता है, वो रखा हुआ है कि वो दूर खड़ी हुई उसको नजर आए काम वाली और इस तरह से वो साफ करेगी, मतलब काम वाली का और उसके बेड का या उसका कांटेक्ट करीब ना हो। आजकल ड्रामा एक आ रहा है पवार, अच्छा मैंने सवा कमर का, और इसमें ये चीज दिखाई है। अच्छा ओके नहीं मैंने नहीं देखा, तो लेकिन ये चीज़ें हैं। तो अगेन बात वही है कि जितना हम डिस्कस करेंगे हमें समझ में आएगी चीज़ें, हमारे दिमाग खुलेंगे। 10 मिनट और डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मेरा टाइम वैसे खत्म हो चुका है और पैसे आप तो मुझे दिए नहीं है। पैसे तो मैं Okay, please, आपने कुछ करा था? We will pay you smile and pray. That's a high speed. ये सारे जो ये एक ऑब्जर्वेशन है, मैं एक मिनट भी पहले कह रही थी, मैं समझ रही हूँ आपके अंदर वो मैं मुझे फील हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन प्लीज हाँ जी यानी हमें इस एज अ सिटीजन हम और जो ऐसे पेशेंट हैं हमें उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को ही नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो अपने साथ कंफ्यूज होते हैं। जहाँ तक मेरी रिसर्च है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी जो थॉट होती है ना, जैसे हमारी चेंज हो रही होती है उनकी चेंज नहीं होती होती, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। माहौल ऐसा बन जाता है, सब कुछ ऐसे बन जाती हैं कि वो लोग हमसे डिफरेंट लगते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी लैंग्वेज, मगर यहाँ जो हमारा फर्ज आता है, हमारा फर्ज ये आता है कि हम उनको किस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि वो जो भी बीमारी आपकी तरफ आती है वो आपका कसूर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो अब हम किस तरह से उनका साथ देकर, आप अगर इस बारे में बताएं कि उनका साथ देकर उनकी उस परेशानी में थोड़ी कमी ला सकें, हमारे पार्ट से उनके लिए कुछ ऐसा ना हो कि वो और डिप्रेशन में या और डिस्ट्रेस होते जाए। ठीक है। अच्छा स्किज़ोफ्रेनिया हो या एक थोड़ा सा
वो या कोई भी ऐसी बीमारी हो, देखिए फिजिकल बीमारी जब होती है ना तो मेंटली काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं इंसान में, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा लोगों से जनरल भी हो जाते हैं, कई चीज़ों का खौफ आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, बहुत कुछ होता है, शेम भी आती है। अब यहाँ पे समझने की चीज़ है कि अगर किसी का बिहेवियर बीमारी के बाद या बीमारी के दौरान चेंज हुआ है, ठीक है, जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है एज केयर गिवर या एज फैमिली मेम्बर, ठीक है, आपने उसके ऊपर ना उसको ये नहीं कहना, उसको शेम नहीं करना, ये क्या कर रहे हो, पहले तो ये नहीं करते थे, तो पहले उसको वो बीमारी भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ट्रस्ट भी। और मैं एज अ स्ट्रोक सर्वाइवर भी आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इंसान में चेंज होती है, चेंज तो कांस्टेंट है ना, आएगा ही, उसको थोड़ा एम्पैथी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। लाइक मेरे पास स्किज़ोफ्रेनिक जो क्लाइंट था, अब तो मेरे पास नहीं है, एक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मेरे क्लिनिक में ना पेंटिंग्स लगी हुई थी, एक पेंटिंग थी वो ब्लैक एंड वाइट, एक जैसे डोर है और उसमें एक ऑरेंज कलर का पीछे से कुछ निकल रहा है, नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती थी इसलिए तो लगाई मैंने, तो वो जब भी आता था ना तो मुझे कहे कि ऐसे पहले देखना शुरू होगा, तो एक दिन मैंने उससे पूछा था कि इज देयर एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, तो ही सेड कि ये पेंटिंग आपने क्यों लगाई हुई है। आप इमेजिन करेंगे उसको मेरी पेंटिंग पे उसको वो चीज़ लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें फील क्या होता है इसको देखकर, क्योंकि आप ना हमेशा किसी से पूछें कि तुम्हें फील क्या होता है, ठीक है, हम अपनी जजमेंट बना लेते हैं, ये ड्रामा कर रहा है, इसको तो ऐसा हो रहा है, इसको तो वैसे ये बन रहा है, सिर्फ बच्चा बनने का शौक है। आप उससे पूछें, उसकी मेरी पेंटिंग के बारे में उसका एक पूरा व्यू था, कहते हैं इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरस्कार जगह है, ये दरवाज़ा खुलेगा, अंदर कोई जो भी एंटर होगा उसको पकड़ लेंगे, उसके साथ कुछ बुरा करेंगे। एक पूरी स्टोरी थी उसके पास जिसको मुझे फेस वैल्यू पे लेना है, जिसको मुझे रिस्पेक्ट देनी है, ऐसा नहीं कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो उसका व्यू है, वो उसको यूँ समझ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जब भी उसने आना होता था मैं पेंटिंग उतरवा देती थी। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं उससे डरती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं उसको यहाँ सेफ फील करवाना चाहती हूँ। उस पेंटिंग की वजह से वो सेफ नहीं फील कर रहा था। दिस इज द पॉइंट। जी मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल से, आई स्पेंट 40 ईयर्स, भाई ने 40 साल जो है ना कॉर्पोरेट में किया, और मेरी बड़ी डीप स्टडी है सिजोफ्रेनिया की। आज पेरेंट कंपनी ने इन्वेंटेड है थेरेपी, एरिपेप्राजोल, आपने नाम सुना होगा, एरिपेप्राजोल जो है वो उसका ट्रीटमेंट। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज। एरिपेप्राजोल जो है वो उसका एक उन्होंने जो है कंपाउंड उन्होंने जो है वो किया है, एरिपेप्राजोल और एरिपेप्राजोल, और ये प्रोडक्ट का नाम है एबिलिफाई, और एबिलिफाई प्रोडक्ट का नाम है। मेरा माशाल्लाह आपने जिस तरीके से जो है ना ये जो सेशन कर रही है ना, ये सेशन कोई 2 घंटे में खत्म नहीं हो सकता। जी मुझे पता है। ये 3 दिन में क्या 30 दिन में भी खत्म नहीं हो सकता। और इतना जो ये जो ऑडियंस है ना, मैं जिलानी साहब से एक रिक्वेस्ट करनी है, मेरी जिलानी साहब से एक सजेशन है। ये बड़ी अच्छी आवाज है पेमेंट वाली, ये जिलानी साहब से इसमें मुझे बड़ा अच्छा फील कर रहा है। तो एक तो जो है ना हम सब जो है मैडम के लिए जो है तालियां बजाते हैं। थैंक यू। आप हमारी बातें सुन रही हैं, दूसरे मुकर्रर जो है ना वो बोलने नहीं देते हैं, जितना आप हमें चांस दे रही बोलने के लिए। लेकिन जिलानी साहब के लिए मेरी एक सजेशन ये है कि अब कोई भी बोले ना तो 5,000 रुपए जो है ना वो पर सवाल ले और अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है ना तो वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए और अगले दिन जो है ना आगे अपनी तकलीफ आपके तो 5 आ गए। अच्छा, एक तो ये है कि मुझे आप लोगों के फेसेस से, इंटरेक्शन से, और आपने कहा मुझे फील हो गया वो कनेक्शन जो मैंने शुरू में बात की थी, जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, वो हमेशा सुनने से ज़्यादा आता है, सुनाने से ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर और मेरा सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा अंदाज ही ये है कि मैं खुद भी बात करती हूँ और दूसरे भी बात करें। क्योंकि यहाँ से जब आप जाएं तो आपने क्या सीखा या क्या समझा, जब तक कनेक्शन ही नहीं बनेगा। वो अगर मैं एकेडमिक बातें आपके साथ करती रहूँगी ना कि मुझे ये आता है, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो किया, आपको क्या फ़ायदा किया उस चीज़ का? फ़ायदा तो इस चीज़ का होगा ना कि मैंने आपको सुना और उसको कोशिश की कि कोई आपको हल बताऊँ या उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊँ। सो दिस इज डिस्कशन में एक और चीज़ आती है, फियर फैक्टर, which is one of the greatest obstacles in human life. इसके बारे में कुछ वक्त से बताएं। अच्छा, फियर तो देखिए वी नीड टू
अंडरस्टैंड कि कौन सा फियर है। आपको पता है कि कई दफा लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा फियर है। उस फियर को रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि कौन सा फियर है और फियर आ कहाँ से रहा है, या आपका फियर है भी या नहीं है। अगेन वही बात करूंगी, ये सोसाइटी का फियर तो नहीं है या फिर घर वालों का फियर तो नहीं है। फियर देखिए, फियर तो अलग अलग तरह का हर इंसान के अंदर है। इवन मैं अच्छा फियर को मैं एक और बात उसमें कह दूँ, लेकिन फियर के स्पेक्ट्रम पे आप कहाँ हैं। कम फियर है, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा। फियर इतना है कि आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग को अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो उस फियर को डेफिनेटली डील करने की ज़रूरत है। और अगर फियर थोड़ा है और कभी कभी आपको फियर फील होता है, वो बहुत नेचुरल है, लेकिन अगर वो फियर आपकी काम के ऊपर, काम और आपकी ज़िंदगी के ऊपर ऑन द होल बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आपको इसके लिए आने पड़ेगा मेरे पास। वन लास्ट थिंग आई वांट टू से ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, कि एक तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जजमेंट देने की बजाय। अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है जो बिहेवियर आपको नहीं पसंद, उससे पूछ लें। मतलब महफिल में बैठे हुए ना पूछा यार क्या हो गया तुम्हें, कहीं साइड पे जेन्युइनली जाकर उससे बात करें कि क्या हुआ है, सब खैरियत है, कोई मसला है, कोई भी बात कर लें। तो जेन्युइनली थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दूसरों को, एंड मेंटल हेल्थ को प्लीज़ इम्पोर्टेंस दीजिए। ज़रूर ऑन एंड ऑफ अपने आप को चेक करते रहिए, सोचिए अपने बारे में, जो भी चीज़ आपको अपसेट कर रही है, व्हाट इज़ देयर, अंदर क्या चल रहा है। बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जिनके पास सब कुछ है, बज़ाहिर पैसा भी है, फैमिली भी है, उनका रुतबा भी है माशरे में, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है। इन चीज़ों को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच इतनी इज्जत अफजाई के लिए, एंड दैट्स इट। ऐसा कर सकते हैं ऑन वेरी सीरियस नोट, अगर काउंसलिंग का हो, मैं बहुत सारा वॉलंटियर वर्क भी करती हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ थोड़ी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए, और बहुत कम पैसों पे भी मैं काम करती हूँ। देयर आर टाइम्स जहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो अगर PACC वालों को कुछ ऐसा लगता है कि काउंसलिंग होनी चाहिए तो यस जी, अच्छा काउंसलिंग होनी चाहिए, तो क्या कह रहे हैं जिलानी साहब की ठीक है, काउंसलिंग ये देखो बात जा रही है मैडम की। अच्छा मुश्ताक साहब, आज पहली दफ़ा है कि कुछ काम से निकल गए या शायद घर से फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आप ये ऐलान कर दें कि एक प्रोग्राम हो रहा है डॉक्टर एनी बेसेंट, जो कि फाउंडर हैं मॉन्टेसरी, उनकी याद कि उसके थियोसफी की। तो ये है जुमेरात के दिन सुबह 11:30 बजे जमशेद मेमोरियल हॉल में, तो वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। और बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल से नाम है डॉक्टर समथिंग, तो उसको मैं लगा भी दूँगा एवी। और बाद में वो पड़ोस में वहाँ पे समोसे भी अच्छे मिलते हैं, अपने खर्चे पे खाइएगा। बंदर रोड। तो आज एक प्रोग्राम हो रहा है 6:30 बजे ब्रिटिश काउंसिल में, और वो क्लासिकल तबला बजाएंगे, टोटली फ्री है। ब्रिटिश काउंसिल पाक टावर के पास है, आजकल गूगल का ज़माना है, आप डालें। और जो तंजीम इसको करा रही है उसका नाम है ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, तो टोटली फ्री है, जाके आप उसको अटेंड करें और रिलैक्स हो, ब्रिटिश काउंसिल भी देखें। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहम्मद आजम साहब, जो कि बानी हैं दी वंडरफुल क्लब के, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि वो आए। वेल थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। मैं शुक्रगुजार हूँ जनानी साहब का और फुलानी साहब की, मुझे आज आप लोगों से मौका मिलने का। तो मैं उनको पहले तो अप्रिशिएट करूँगा कि मेंटल हेल्थ पे इन्होंने बात की है, जो कि बहुत इस माशरे में ज़रूरी है, और हम योगा में होते हुए ज़्यादा मेंटल हेल्थ को जो है फोकस करते हैं। इसी रेफरेंस से जो हमारी बॉडी है, इसकी आज तक आपने योगा की तारीफ सुनी कि माइंड बॉडी एंड सोल 3 ह्यूमन डिमेंशन है, जो मैम ने बात की कि माइंड बॉडी एंड हार्ट 3 डिमेंशन का जिक्र किया हमने। एक्चुअली हमारी 6 डिमेंशन है बॉडी की। पहली डिमेंशन है माइंड, दूसरी डिमेंशन है आपका बॉडी, तीसरी डिमेंशन आपकी एनर्जी, चौथी डिमेंशन आपका हार्ट,
और 5वीं डिमेंशन है अवेयरनेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है सबके। और लास्ट डिमेंशन है सोल, जिसका तल्लक है, जिसका तल्लक हमारे सांस के साथ है। अब मैं जो माइंड को फिक्स करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, मेडिटेशन हैं और ऐसा फ्लो है। ये 3 चीज़ें हम 3 टूल यूज़ करते हैं हम मेंटल हेल्थ को फिक्स करने के लिए। अब मैं पहली बात हूँ, सबसे जो मेंटल हेल्थ है, मैंने जिस तरह बताया पहले सवाल मैंने किया था कि जो अगर आप कहीं बैठे हुए अकेले में ये काम करते हुए आपके अंदर खौफ पैदा हो रहा है किसी भी वजह से, फैमिली का, अपने काम का, अपने बच्चों का, अपनी सेहत के बारे में, या ये आ रहा है कि कोई मुझे नुकसान पहुँचा जाएगा, या ये आ रहा है कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ, तो ये समझे कि आपकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। यू नीड थेरेपी, यू नीड एक्सरसाइज, व्हाटएवर, कोई टूल आपको चाहिए जिससे आप अपने को फिक्स करें, ये बड़ा जरूरी है। दूसरा आपकी बात की डायमेंशन बॉडी पे जब हम कहते हैं तो बॉडी हर इंसान की देखने में जो है वो BMI जैसे मेडिकल साइंस में BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक वो हेड मुताबिक वेट आपकी चीज़ें। तीसरी चीज़ आती है आपकी एनर्जी। जब एनर्जी की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, जिस वजूद में, जिस जिस्म में 4 चीज़ें होंगी वो फिट होगा। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 अपना स्टैमिना, नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 4 जो है आपकी जो है वो बैलेंस। अगर जिस वजूद में ये 4 चीज़ें नहीं हैं, चाहे उम्र उसकी 20 साल है, चाहे उम्र उसकी 60 साल है, वो फिट वजूद नहीं है, उसको ज़रूरत है। अब उसको फिट कैसे किया जाए? हम कहते हैं योगा में है विन्यासा फ्लो सीखिए। विन्यासा फ्लो इज द ओनली टूल जो आपकी बॉडी में 4 चीज़ें कर रही है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट डिमेंशन आती है आपका हार्ट हमेशा हमारा फ्रेक्शन रेट होना चाहिए, जिससे मैं बात की फीलिंग्स की, इमोशन की, सेंटिमेंट्स की। ये उम्र चाहे 20 साल में ज़्यादा होता है, क्योंकि उम्र बढ़ती है कम होता जाता है, ये कम नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है? तो आपकी प्रायोरिटी आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, काम के लिए जी रहे हैं, अपने जो है वो वाइफ के लिए जी रहे हैं, अपने लिए कोई बंदा नहीं जीता। हम ये कहते हैं योगा में खुदा के लिए जिंदगी में अपने लिए जीना शुरू करें। वो तभी होगा जब आपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देंगे। जो इंसान 24 घंटे में से अपने को 1 घंटा नहीं देता, उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, उसको मरना। उसका ही चालान कटवा दें। वेरी गुड जोक जो आज नेक्स्ट डिमेंशन आती है अवेयरनेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। माँ बच्चों को कह रही है, बच्चे सुन रहे हैं बट दे आर नॉट, उनकी वो एक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हस्बैंड जो है वो बीवी मियाँ को कह रही है कि ये काम है, ये चीज़ें हैं, मियाँ सुन रहा है लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहा है। और जो है वो ये इसको कैसे बच्चों में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, रवैयों का एटीट्यूड, ये सारा अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। हम अपनी बॉडी को अवेयरनेस कैसे करें? एंड योगा इज अ टूल जो आपको हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें बताइए इनको सिंक्रोनाइज करेंगे। आखिरी चीज़ जो है सोल का तल्लक किसके साथ है बताइए, इस क्वेश्चन फॉर यू गाइस। हमारी सोल चल रही है, क्यों चल रही है? व्हाई? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है जो उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, न्यूट्रिशन की वजह आपको मतलब अब फर्क है, मेरे बाजू नहीं काम कर रहे, मेरी टांगें नहीं काम कर रही, मेरा जो है आंखें काम नहीं कर रही, यू देन जो है मेरी सोल कनेक्टेड है। ब्रीथ से सोच से नो। एनीवन एल्स? सवाल दोबारा करें। मेरी सोल का तलक मेरे वजूद के साथ किस वजह से है? अगर वो वजह ना हो तो सोल का तलक रहेगा। सांस। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं जो योगा करते हैं, दे आर टू बैठ भी बेहतर हो। जो नहीं कर रहे आप लोग योगा, आप लोग सांस से नहीं ले रहे हो, आप लोग शैलो ब्रेथ ले रहे हो। मेडिकल साइंस ने साबित किया है जितना ऑक्सीजन का इंटेंट अच्छा होगा हमारी बॉडी में उतना बेहतर होगा ना। मैं मुझे मेरी आवाज आ रही है? मैं जब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, कोई एक साथ मिल जाए जो आना चाहिए यहाँ आप आ जाए, तो मैं सांस आपको दिखाना चाहूँगा कि आज सांस का कितना बड़ा प्रॉब्लम है और ये सोसाइटी में कैसे आप लोग क्लोज ये तो योगा वाला है। सांस इनहेल करो, फिर इनहेल करो। देखिए सांस कितनों में आ रहा है, हाँ ऊपर है, बैली अंदर जा रही है, सांस एक्सेल हो रही है, सांस एक्सेल करने से बैली बाहर आ रही है। यही चीज अगर मैंने अपना हाथ लगे बैली का थोड़े गौर से देखिएगा प्लीज, फिर आपने सब देखते ही बैली का मेरे हाथ करने पर रख। अब मेरा मतलब मैं यही सांस मैं ले रहा हूँ और मैं कैसे ले रहा हूँ, मैं एक्सेल करूंगा। Yes.
थैंक यू। अब अपनी आंखें बंद करके अपना अपना सांस चेक कीजिए। जस्ट क्लोज योर ब्यूटीफुल आई। अपना राइट हाथ पहले पे रखे, लेफ्ट अपना हाथ कंधे पे रखें, हार्ट पे। अपने सांस को ड्राइंग 2 से 3 दफा ट्राई कीजिएगा। चेक करें आप शैलो ब्रेथ पे या प्रॉपर करते हैं, लेकिन आंख बंद करके कीजिए। इसको चेक करके आंख हम बंद क्यों रखते हैं मैं इसको बता देता हूँ। हमारी 30% बॉडी की एनर्जी सेव होना शुरू होती है जब हम अपनी आंख बंद करते हैं, अदरवाइज 30% एनर्जी आपकी एक्स्ट्रा यूटिलाइज होती है। अब सबके देखें मुझे कंधे नजर आ रहे हैं मूव करते हुए। ये शैलो ब्रेथ को कैसे फिक्स किया जाए? थैंक यू। दैट इज द टूल कि ये क्वेश्चन है। और ये जो मेरा तारुफ है वो ऑलरेडी थोड़ा सा हम सुन चुके हैं। मैं प्रोफेशनली कैरियर इंजीनियर हूँ। योगा अलायंस यूएसए से मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। बाय 200 आवर 300 और 500 ये सारे लेवल मैंने किए हैं। पिछले 15-16 साल से हम पाकिस्तान में लोगों को फ्री योगा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फीस है स्माइल पे। ये एक बंदे से क्लब शुरू होता है मॉडर्न पार्क से, आज मतलब पूरे पाकिस्तान में 300 के करीब क्लब हर शहर में हम कुछ जो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके कराची के हमारे गुरु हैं शुक्र राजपुर मैं कर रहा हूँ। उनसे हमने पहला योगा की सीढ़ी पकड़ के सीखा और उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग विचार से मैं आयरलैंड में हूँ। और जो बात उन्होंने की कि अंदर का इंसान, मेरी फैमिली मेरे बच्चे माशाल्लाह आयरलैंड में बेगम भी, लेकिन मैं वापस आया सिर्फ अपने अंदर के इंसान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। कोई बाहर रहते हुए सारा कुछ ठीक है वहाँ पे, कोई मसाइल नहीं, लेकिन जो इनके लोग बाहर रहते हैं पकड़े रखते हैं, ये बात करेक्ट है। लेकिन जो खुशी हमें इन मसाइल के बावजूद इधर सेटल इस कंट्री में है वो 200 ना अमेरिका में है ना यूरोप में है। तो दैट्स द रीजन जो है मैं वही अपने सवाल को दोबारा बहुत चाहूँगा कि अपने लिए जीना शुरू करें। वंडरफुल क्लब के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, ज्वाइन करें। और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अभी देख के भी खुशी हुई और देखकर उससे ज़्यादा खुशी हुई और सुनकर उससे भी ज़्यादा। पहली बात तो ये कि जिस मौजूद का खातून ने इंतखाब किया वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम चाहते हैं कि दुनिया तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए। और मेरे बारे में ये है कि ज़मीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, मैं अपनी जगह पे साकिन हूँ। मुझे चेंज पसंद नहीं है। चेंज को अडॉप्ट करना, चेंज को एम्ब्रेस करना, चेंज को फील करना, चेंज की तरफ एक कदम उठाना बहुत मुश्किल काम है। ये अटेंशन प्लीज। 2008 में मुझे पहली दफ़ा डॉक्टर वहाब साहब ने एक मजमून पढ़ाने को दिया, वो था चेंज मैनेजमेंट। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब मैं इस मजमून में उतरता चला गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है और हम खूगर हो जाते हैं, हम आदी हो जाते हैं जिस स्टेट पे हम रहते हैं, जिस हालत में हम रहते हैं, चाहे वो हालत गम ही क्यों ना हो, उसको ही हम छोड़ना नहीं चाहते, तो किसी दूसरी हालत में तब्दील होना हमारे लिए मुश्किल। सबसे बेहतरीन मिसाल है पानी की। पानी माए है, उसे आप फ्रीज कीजिए, फिर उसे आप डी फ्रीज कीजिए। ये 3 स्टेज की बात करता है। ये लोएस्ट मॉडल है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लाने के लिए, दूसरे से तीसरे में लाने के लिए वो इसको मिलाता है, लिंक करता है बिहेवियर के साथ। सबसे बड़ा और मुश्किल काम है मिजाज में तब्दीली, रवैये में तब्दीली, सुलूक में तब्दीली, असलूब में तब्दीली, तर्ज में तब्दीली, अंदाज में तब्दीली, बयान में वो तब्दीली। और खातून ने माशाल्लाह बहुत हैरत ज़दा कर दिया। इल्म पे पूरा अबूर, ज़बान में, कलाम में, बयान में पूरी कुदरत थी। और दूसरा ऐसा लग रहा है कि तमाम इदारों का, लोगों का, इंडिविजुअल का, आवाम का, समाज का पूरा एक मुताला इनके पास मौजूद है। और जिस खूबसूरत अंदाज में आपने पेश करने की कोशिश की, मैं काबिल तहसीन समझता हूँ इन्हें। और PACC की तरफ से, जीलानी की तरफ से, तमाम नाजरीन की तरफ से, हाज़रीन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं।